हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल आप पढ़ेगा इंडिया में। आज जैसा कि आप लोग थंबनेल पे देख रखे होंगे, आज हम बिहार दरोगा 2024 की एक नई भर्ती है। जैसा कि आप लोग न्यूज़पेपर के माध्यम से आप लोग भी भली भांति परिचित होंगे कि नई जो अपकमिंग वैकेंसी है उसमें लगभग 2000 प्लस सीट जो है वो गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस की गई है। और यह जल्दी वैकेंसी मिलेगा क्योंकि अभी 1275 सीट की जो लास्ट वाली वैकेंसी थी वो वैकेंसी क्लियर हो गई है। उसका फाइनल रिजल्ट भी आ गया है। जिन लोगों को सिलेक्शन हुआ है उन लोगों को हमारी तरफ से शुभकामनाएं। जिनका नहीं भी हुआ है उनके लिए भी एक क्लियर मैसेज है, आप लोग निराश नहीं होना है। आप लोग एक अच्छे जगह पे पहुंच गए हैं। वहां से जिनका मेरिट नहीं बना है या फिर जो नए ढंग से तैयारी करना चाह रहे हैं, अभी आपके पास टाइम है, अभी से आप लग जाइए। जितने भी प्रैक्टिस सेट्स है उसको करना स्टार्ट कर दीजिए। इसी क्रम में आज स्पार्क पब्लिकेशन के द्वारा एक नया बुक जो है वो लॉन्च किया गया है। इसमें साथ ही साथ मेंशन भी है कि 2024 के हल प्रश्न पत्र भी दिया गया है, वो भी मैं आप लोगों को साथ ही में लेकर आऊँगा। और इसमें जो है वो सभी सेटों में करंट अफेयर्स भी जो है दिया गया है। टोटल 29 सेट्स है। आज मैं ये स्पार्क पब्लिकेशन का भी रिसेंट जो बुक है वो मार्केट में लॉन्च हुआ है। इससे आज हम लोग देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 1। ये प्रैक्टिस सेट देखने के बाद अगर आप इसको कंटिन्यू करवाना चाहते हैं तो कमेंट कर दीजिएगा कि हाँ, इसको कंटिन्यू करना है। इसका अगर आप लोगों को पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया। वहाँ जो ग्रुप आएगा उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो यह कह रहा है कि वर्ष 2023 का नोबेल शांति पुरस्कार के लिए निम्नलिखित में से किसे चुना गया है। तो 2023 के नोबेल शांति पुरस्कार के लिए चुना गया है नरगिस मोहम्मदी को। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, नरगिस मोहम्मदी। याद रखिएगा, नरगिस मोहम्मदी जो है वो कहाँ की हैं? ईरान की हैं। और इनको ईरान में महिलाओं के उत्पीड़न के खिलाफ मानवाधिकारों एवं स्वतंत्रता को बढ़ावा देने हेतु नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है। साथ ही साथ एक नाम आप और याद रखिएगा, क्लाउडिया गोल्डिन। क्लाउडिया गोल्डिन अमेरिका के हैं जिनको कि अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2023 जो है वो दिया गया है। आगे है कि चीन में संपन्न एशियाई खेल 2023 में अनु रानी ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। तो अनु रानी जो है वो मेरठ की हैं और यह भाला फेंक में जो है वो स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर, सॉरी, हाँ, अनु रानी जो है वो किसमें, भाला फेंक में अपना स्वर्ण पदक जीती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सॉरी, भाला फेंक सी में है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। एक चीज और भी आपको ध्यान रखना है कि जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों को आएगा वो सब क्वेश्चन से रिलेटेड जो तथ्य होगा वो भी आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर थर्ड कह रहा, आजादी के बाद देश में पहली बार जाति आधारित सर्वे के आंकड़े 2 अक्टूबर 2023 को जारी करके किस राज्य ने कीर्तिमान स्थापित किया है। तो यह किस राज्य ने किया है? बिहार राज्य ने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बिहार राज्य ने किया है। ध्यान रखिएगा, बिहार राज्य जो है वो जातिगत जनना आधारित, बिहार की जो जनसंख्या है वो 13.07 करोड़ है। इसमें जनरल जो है वो 15.52% है। ओबीसी की अगर बात कीजिएगा तो 27.12% है। ईबीसी की बात कीजिएगा तो 36.01% है। एससी जो है वो 19.65 है। और एसटी जनसंख्या जो है वो 1.68% है। तो यह सब आंकड़ा जो है वो आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये बिहार से रिलेटेड है और जातिगत जनगणना एक प्रमुख टॉपिक है, तो इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे है कि हाल ही में भारत के प्रथम एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है। तो ए एंटी ड्रोन सिस्टम को क्या नाम दिया गया है? इसका नाम दिया गया है इंद्रजाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इंद्रजाल। और यह जो है वो हैदराबाद में एक स्थित कंपनी है रोबोटिक्स फर्म्स, जिसका नाम है ग्रेने रोबोटिक्स। वही ग्रेने रोबोटिक्स के द्वारा इसको डिजाइन और विकसित किया गया है। भारतवंशी थर्मन पंस मुरगरत्नम ने सितंबर 2023 में किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। तो इन्होंने सिंगापुर के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया है। इससे पहले वहाँ के राष्ट्रपति थे हलीमा याकूब, उनकी जगह इन्होंने लिया है। और एक चीज़ आप लोगों को भी याद होगा, अभी आप लोग करंट में पढ़े होंगे कि हलीमा याकूब जो थी वो सिंगापुर की पहली महिला राष्ट्रपति भी थी। उन्हीं के जगह पर अब ये नए राष्ट्रपति बने हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि सिंगापुर।
नेक्स्ट नाम है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्डी, ईगल और अल्ट्राबेस अल्बाट्रॉस शब्दों का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो यह जो बर्डी हो गया, ईगल हो गया, अल्बाट्रॉस हो गया, बोगी हो गया, फोरसम हो गया, पुटहॉल हो गया, निवालिक हो गया, यह सब जो है वो गोल्फ से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गोल्फ से। गोल्फ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक गोल्फ का खेल जो है वो सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ है। तो आधुनिक गोल्फ का खेल जो है वो सर्वप्रथम स्कॉटलैंड में शुरू हुआ था। और कुछ खेलों के शब्दावली देखते हैं। बेसबॉल से ध्यान रखिएगा, होम, डायमंड, बेसमैन। पोलो की अगर बात कीजिएगा तो पोलो से याद रख सकते हैं बंकर, चकर, मैलेट, चुक्का। फुटबॉल से आप लोग भली भांति परिचित हैं, फुल बैक, सेंटर, पेनाल्टी, किक, थ्रो इन। यह सब जो है वो फुटबॉल से संबंधित शब्दावली है। आगे एक क्वेश्चन कह रहा है AMR। ठीक है, AMR का मतलब होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस होता है AMR का मतलब। AMR की स्थिति तब आती है जब जीवाणु, विषाणु, कवक और परजीवी समय के साथ बदलते हैं और दवाओं के प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। इससे संक्रमण का इलाज मुश्किल हो जाता है और बीमारी फैलने, गंभीर बीमारी और मृत्यु के जोखिम में बढ़ोतरी हो जाती है। तो AMR का पूर्ण रूप क्या है? तो AMR का पूर्ण रूप होता है एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस या फिर एंटी माइक्रोबियल ड्रग्स इसको बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। आगे है कि काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा जो है वो सबसे उपयुक्त होती है। तो काजू के लिए कौन सी मिट्टी होती है उपयुक्त? लैटेराइट मिट्टी होती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लाल लैटेराइट मिट्टी। लैटेराइट मिट्टी में आप लोग पढ़े होंगे कि इसमें आयरन और सिलिका की बहुलता प्राप्त होती है। साथ ही साथ काजू के साथ साथ आप दो चीज और याद रख सकते हैं, चाय और इलायची। चाय और इलायची के लिए भी लाल लेटेराइट मृदा ही उपयोगी होती है। लेटेराइट मिट्टी से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सफेद लेटेराइट मिट्टी जो होती है उसका रंग सफेद क्यों होता है। तो उसका रंग सफेद जो होता है वो केओलिन के कारण होता है। ध्यान रखना है, उसका रंग सफेद जो होता है वो किसको कारण होता है? केओलिन के कारण होता है। लेटेराइट में क्या होता है? आयरन और सिलिका की बहुलता पाई जाती है। और ऑप्शंस की अगर बात कीजिएगा, काली मिट्टी है, इसको कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है वो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। इसमें आयरन, चूना, एल्युमिनियम और मैग्नीशियम की बहुलता पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी की बात कीजिएगा तो जलोढ़ मिट्टी में पोटास की बहुलता होती है, साथ ही साथ नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो भारत की सबसे उपजाऊ मिट्टी होती है। इसमें धान, गेहूं, मक्का या फिर अन्य जो तिलहन चीज होते हैं उसका जो है वो खेती किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्लैंक को आमतौर पर मिल्क शुगर यानी दूध संकरा भी कहा जाता है क्योंकि यह दूध में पाया जाता है। यह किसकी बात कर रहा है? लैक्टोज की। लैक्टोज को ही दूध में पाया जाता है। दही और दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टोज पाया जाता है। और फल में क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है। चीनी में क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। तो यहाँ जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि लैक्टोज पाया जाता है। क्लियर है? अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा अंग जो है वो लैक्टोज के स्राव में शामिल होता है। ठीक है, क्वेश्चन है कि कौन सा अंग जो है वो लैक्टोज के स्राव में शामिल होता है। ठीक है, तो वो होता है छोटी आंत, ध्यान रखिएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किस बैंक ने दिसंबर 2020 में NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के साथ मिलकर संपर्क रहित रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड लॉन्च किया है। तो यह कौन सा बैंक लॉन्च किया है? यह बैंक लॉन्च किया है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। और इसका जो टैगलाइन है वो है, हमारे चारों ओर एक बेहतर जीवन का निर्माण करें। आगे है कि अगस्त 2022 में निम्नलिखित झीलों में से किसे रामसार साइट की सूची में शामिल किया गया था। तो रामसार साइट की सूची में कौन से झील को शामिल किया गया है? उस झील का नाम है अंसुपा झील। अंसुपा झील जो है वो किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, अंसुपा झील। जो आप लोग पढ़े होंगे कि 1971 में ईरान के रामसार शहर में विश्व की आर्द्र भूमियों के अस्थायी उपयोग और संरक्षण के लिए यूनेस्को के नेतृत्व में एक अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किया गया था। और वह संधि फिर 1975 में अस्तित्व में आया था। उसे ही क्या बोला गया है?
रामसार संधि बोला गया है। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में इसको कब लागू किया गया था, तो ध्यान रखिएगा भारत में इस संधि को 1 फरवरी 1982 को लागू किया गया था। क्लियर है। 2 फरवरी को आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, यह भी ध्यान रखिएगा। और 2024 में जो आर्द्र भूमि दिवस का थीम था वो था वेटलैंड्स एंड ह्यूमन वेल बीइंग। ठीक है। अभी तक टोटल भारत में 82 रामसार साइट है, जिसमें सबसे अधिक जो रामसार साइट है वो तमिलनाडु में है। तो पढ़ने का तरीका यही है कि इसी तरह से आप पढ़िए। यहाँ क्वेश्चन में आप सेट बना रहे हैं, ये पूछ दिया कि कौन सा झील को शामिल किया गया, अंसुपा। अब आप क्वेश्चन रट लिए अंसुपा, आपको एग्जाम में आ गया अंसुपा झील कहाँ स्थित है। ठीक है। तो क्वेश्चन को ऐसे पढ़िए कि एग्जाम में क्वेश्चन न छूटे। आगे है कि चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह की अगर बात कीजिएगा तो गांधी जी के नेतृत्व में बिहार के चंपारण जिले में 1971 में एक सत्याग्रह हुआ था। ठीक है। तिनकठिया प्रथा समाप्त किया गया था, उसी को तो चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। और गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह भी था। ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी 1917। लेकिन ध्यान रखिएगा गांधी जी जो है वो सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग जो है वो दक्षिण अफ्रीका में किए थे। आगे है कि तमिलनाडु के निम्नलिखित त्योहारों में से कौन सा भगवान मुर्गा को समर्पित है। तो तमिलनाडु का यह कौन सा त्योहार है जो समर्पित है, तो यह है पोंगल। पोंगल जो है वो तमिलनाडु का प्रमुख त्योहार है और इसी अवसर पर जलकट्टी खेल भी खेला जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पोंगल। आगे क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। तो तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जो बनी थी उनका नाम था हिमा कोहली। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी हिमा कोहली। अच्छा, अगर आपसे पूछ दे कि अभी कौन है तेलंगाना के तब, ठीक है, तो अभी जो है उनका नाम है आलोक आराध। क्या नाम है? आलोक आराध। ध्यान रखिएगा। एक चीज याद रखिएगा, भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या जो है वो है 25। 25वां उच्च न्यायालय जो है वो आंध्र प्रदेश अमरावती में है। और ये तेलंगाना का उच्च न्यायालय जो है जिसका मुख्य पीठ हैदराबाद में है, इसकी स्थापना हुई थी 2019 में। और यह जो है वो भारत का 24वां उच्च न्यायालय है। क्लियर है। चलिए आगे कह रहा है कि स्वामी विवेकानंद ने किस वर्ष में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किया था। तो स्वामी विवेकानंद जो है वो 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो है वो 1897 में किए थे। याद रखिएगा 1887 में इन्होंने बेलूर मठ की भी स्थापना किया था और 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद को भी संबोधित किया था। ठीक है। खेतड़ी के महाराजा थे, उन्होंने इनका नाम विवेकानंद दिया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। इनका बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्त और इन्हीं का जो जन्मदिन है 12 जनवरी, उसी दिन राष्ट्रीय युवा दिवस भी जो है वो मनाया जाता है। क्लियर है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है वो सरयू नदी के तट पर स्थित है। जयपुर नहीं, जयपुर जो है वो द्रव्यवती नदी पर स्थित है। उसके बाद है अहमदाबाद। अहमदाबाद साबरमती नदी पर स्थित है। हैदराबाद जो है वो मूसी नदी पर स्थित है। तो यहाँ पूछ रहा है सरयू नदी, तो अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि अयोध्या जो है वो सरयू नदी पर स्थित है, हैदराबाद तो मूसी नदी पर है। आगे है कि पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो पाथवे टू गॉड नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी के द्वारा ही पुस्तक लिखा गया था पाथवे टू गॉड। साथ ही साथ ये लिखे थे एक आत्मकथा सत्य के साथ मेरे प्रयोग, फिर दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह, हिंद स्वराज, साथ ही साथ कुछ पत्रिका भी आप याद रख सकते हैं, यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, ये सब का संबंध महात्मा गांधी से ही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महात्मा गांधी। और ऑप्शंस की अगर बात करते हैं तो जवाहरलाल नेहरू से आप याद रख सकते हैं डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, मेरी कहानी। अरविंद घोष से आप याद रख सकते हैं कर्मयोगी, युगांतर, वंदे मातरम, लाइफ डिवाइन, ये सब आप लोग अरविंद घोष से ध्यान रख सकते हैं। आगे है हक्की, पिक्की और सिंधी कर्नाटक के ब्लैंक हैं। तो हक्की, पिक्की और सिंधी जो है वो एक कर्नाटक का क्या है, भाषा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, भाषाएं हैं। वर्ष 2023 तक ज्ञात निम्न में से किस ग्रह के चंद्रमाओं की संख्या जो है वो सबसे अधिक है। आप लोग पढ़े होंगे कि शनि ग्रह जो है वो शोधकर्ताओं ने चक्कर लगाया था, मतलब पता लगाया था
कि शनि ग्रह के चारों ओर जो है 62 नए चंद्रमाओं की खोज की गई थी। तो इस तरह से इसकी संख्या जो है वो टोटल अब 145 हो गई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शनि ग्रह। शनि ग्रह से ध्यान रखने वाली जो कुछ बातें हैं वो आपको ये ध्यान रखना है। आकार में बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि, और इसका घनत्व जो है वो सभी ग्रहों और जलों से भी कम है, और इसका सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो कौन है? टाइटन है। आगे है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है वो सहकारी समितियों यानी कोऑपरेटिव सोसाइटी के संवर्धन से संबंधित है? तो यह कौन सा अनुच्छेद जो है वो संबंधित है? अनुच्छेद 43 का बी जो है वो सहकारी समितियों के प्रोत्साहन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। अगर वही बात आप 31 के बी कर रहे हैं तो अनुच्छेद 31 बी जो है वो कुछ अधिनियमों एवं विनियमों की वैधता से संबंधित है। उसके बाद अनुच्छेद 43 ए की अगर बात कीजिएगा तो यह उद्योगों के प्रबंधन में कर्मचारियों की सहभागिता से संबंधित है। और अनुच्छेद 31 ए की अगर बात कीजिएगा तो यह संपदा के अधिग्रहण के लिए कानून की सुरक्षा से संबंधित है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाएगा कि सहकारियों समितियों से संवर्धन से तो संबंधित हो गया अनुच्छेद 43 बी। अगर सिर्फ और सिर्फ अनुच्छेद 43 आपसे पूछते तो सिर्फ अनुच्छेद 43 जो है वो कर्मकारों के लिए निर्वाचन मजदूरी और कुटीर उद्योग के प्रोत्साहन से संबंधित है। आगे है कि राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के समकालीन के दौरान शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल जो थे वो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री यानी वित्त मंत्री थे, और वो अकबर के दरबार में नौरत्नों में से भी एक थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अकबर। एक चीज आपको और टोडरमल से याद रखना है, आप लोगों को याद होगा 1580 ईस्वी में अकबर ने 10 साला नाम की एक नवीन कर प्रणाली प्रारंभ किया था। उस व्यवस्था को क्या बोला जाता था? टोडरमल बंदोबस्त भी जो है वो कहा जाता था। अकबर की बात कीजिएगा तो अकबर का जो टेन्योर था वो था 1556 से लेकर 1605 तक। इसमें से जो कुछ याद रखने वाली बातें हैं वो यह याद रखना है कि 1562 में इसने दास प्रथा का अंत कर दिया था, 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, 1564 में जजिया कर समाप्त किया था, 1575 में इबादत खाने की स्थापना किया था, 1583 में इलाही संबत की शुरुआत भी किया था। आगे है कि मराठों और अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह दुर्रानी के बीच पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो किस वर्ष हुई थी? आप लोगों को याद होगा कि पानीपत की पहली लड़ाई 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। 1556 में पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर ने हेमू को हराया था, और 1761 में पानीपत की तीसरी लड़ाई जिसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1761 ईस्वी। पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वो 1761 में ही, जो मराठा सेनापति था सदाशिव राव भाव, और अफगानिस्तान का जो शासक था अहमद शाह दुर्रानी, जिसको कि अहमद शाह अब्दाली कहा जाता है, इन्हीं दोनों सेनाओं के बीच जो है वो लड़ी गई थी, जिसमें कि मराठों की हार हुई, और इसी हार को सह नहीं पाने के कारण बालाजी बाजीराव की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा बहुत साधारण उपकरण है जिसका उपयोग विद्युत परिपथ को वियोजित करने या इसे पूर्ण करने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? या तो वियोजित करने या पूर्ण करने यानी कि कनेक्ट और डिस्कनेक्ट करने के लिए किसका? स्विच का हम लोग यूज करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि स्विच का यूज करते हैं। आगे कह रहा है पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात कितना है? यहाँ द्रव्यमानों का अनुपात पूछ रहा है। तो हाइड्रोजन पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात जो होता है वो होता है 1:8। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है ब्लैंक को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो विटीकल्चर किसको जाना जाता है? अंगूर की खेती को विटीकल्चर के रूप में जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, अंगूर की खेती। वहीं अगर हम लोग बात करते हैं रेशम कीट की पालन करने को हम लोग क्या कहा जाता है? सेरीकल्चर कहा जाता है। मछली पालन को क्या कहा जाता है? पीसी कल्चर कहा जाता है। और सब्जियां फूल और फल उगाने के लिए हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन जो है वो तीरंदाजी में भारत का प्रतिनिधित्व करता है? तो सौम्यजीत घोष की अगर बात कीजिएगा तो यह भारत के टेबल टेनिस के प्लेयर हैं। ठीक है। नीरज चोपड़ा से आप लोग भली भांति परिचित होंगे, ये भाला फेंक से संबंधित हैं। ठीक है।
फिर उसके बाद अगर मनिका बत्रा की अगर बात कीजिएगा तो यह भी टेबल टेनिस में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। दीपिका कुमारी जो है वो तीरंदाजी खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दीपिका कुमारी। नेक्स्ट है कि संवाद कुमैदी नामक अखबार की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया था। तो संवाद कुमैदी जो है वो राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, राजा राम मोहन राय के द्वारा शुरू किया गया था। ईश्वरचंद विद्यासागर की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा सोम प्रकाश, ठीक है। और शिशिर कुमार घोष की अगर बात करते हैं तो इनसे याद रखिएगा अमृत बाजार पत्रिका, ठीक है। आगे है कि स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के चरण 2 की शुरुआत जो है वो किस वर्ष हुई है। तो स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के दूसरे चरण को अनुमोदित कब किया गया है, फरवरी 2020 में, जो कि 2020-21 से लेकर 2024-25 के दौरान मिशन मोड में कार्यान्वित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, 2020-21 में। आगे है कि टीम केरल ब्लास्टर्स निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। तो केरल ब्लास्टर्स जो है वो भारतीय पेशेवर फुटबॉल टीम है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फुटबॉल। फुटबॉल से कुछ खेल शब्दावली भी याद रखिएगा, जैसे कि सेंटर, पेनाल्टी, टाई ब्रेकर, थ्रो इन, स्ट्राइकर, ये सब फुटबॉल के कुछ शब्दावली हैं। फुटबॉल से संबंधित कप भी पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा डुरंट कप, रोबर्स कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो मुखर्जी कप, यह सब का संबंध जो है वो फुटबॉल से ही है। नेक्स्ट है सरयू नदी किस नदी की सहायक नदी है। तो सरयू नदी जो है वो शारदा यानी काली नदी की एक सहायक नदी है, जिसका उद्गम जो है वो नेपाल हिमालय में मिलान हिमनद से हुआ है, जहाँ की इसको गौरी गंगा के नाम से जाना जाता है। और फिर यह नदी जो है वो भारत नेपाल सीमा के साथ बहती हुई घाघरा नदी में जाकर मिल जाती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि शारदा यानी कि काली नदी। नेक्स्ट है कि ब्लैंक सारग्राही कला के उच्च स्तर को दर्शाता है, जिसमें 7वीं और 8वीं शताब्दी में चालुक्य वंश के अधीन उत्तरी और दक्षिणी भारत की वास्तुकलाओं को सुमेलित मिश्रण हुआ है। तो यह किसकी बात कर रहा है, यह कर्नाटक में स्थित एक कस्बा है जिसका नाम है पटदकल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। चालुक्य वंश की अगर बात करते हैं तो आप 3 तरह के चालुक्य वंश पढ़े होंगे, कल्याणी, बादामी और बेंगी। कल्याणी कल्याणी का जो चालुक्य वंश था उसका संस्थापक था तैलप द्वितीय, राजधानी थी मान्यखेट। बादामी के चालुक्य वंश की बात कीजिएगा तो उसके संस्थापक थे जयसिंह प्रथम और राजधानी थी वातापी। और बेंगी के चालुक्य वंश की बात कीजिएगा तो उसके संस्थापक थे विष्णुवर्धन, जिसमें बेंगी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन अपने ययाति और तुगलक नामक नाटकों के लिए प्रसिद्ध थे। तो यह जो है वो कौन प्रसिद्ध है, गिरीश कर्नाड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इनकी मृत्यु हो गई है अब 2019 में, लेकिन इनको याद रखिएगा इनको 1998 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था, ठीक है। भारत के पंजाब से निकलने वाली 5 नदियां पाकिस्तान में मिथनकोट ब्लैंक में नदी में जाकर मिल जाती है। तो भारत के पंजाब से निकलने वाली जो 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम, ये संयुक्त रूप से जाके सिंधु नदी के मुख्यधारा से पाकिस्तान में मिथनकोट के पास मिलती है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी। सिंधु नदी की अगर बात करते हैं तो इसका उद्गम जो है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से है, और इसकी सहायक नदियां यही 5 नदियां हैं, सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया था। तो देखिए 1708 ईस्वी में जो सिखों के 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है, और फिर बंदा बहादुर के नेतृत्व में खालसा ने मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह करता है। फिर उसके बाद 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद खालसा का विघटन हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बंदा बहादुर। गुरु गोविंद सिंह से अगर बात कीजिएगा तो एक चीज ध्यान रखिएगा, 1699 ईस्वी में बैसाखी के दिन गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना किया था, और 1748 में नवाब कपूर सिंह की पहल पर सभी सिख टुकड़ियों का दल जो है वो खालसा में विलय हो गया था। नेक्स्ट है कि विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो बिहार राज्य के भागलपुर में स्थित है, और यह भारत का एकमात्र डॉल्फिन अभ्यारण्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार।
याद रखिएगा, गंगा की जो डॉल्फिन है उसको 2009 में राष्ट्रीय जलीय जीव भी जो है वो घोषित किया गया है। भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम ने ज्येष्ठाधिकार के नियम को कब समाप्त कर दिया? अच्छा ये बताइए, ज्येष्ठाधिकार का नियम क्या था पता है? ज्येष्ठाधिकार का नियम में जो ज्येष्ठ होता था, मतलब जो बड़ा बेटा होता था, उसको अपने छोटे भाइयों बहनों की तुलना में अपने पिता की संपत्ति पे ज्यादा अधिकार होता था, उसी को ज्येष्ठाधिकार का नियम कहा गया है। तो भारत में हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 में इस नियम को समाप्त कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय व्यापारियों और उद्योगपतियों के द्वारा अपने व्यापारिक हितों को एक साझा मंच पर लाने के लिए भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन जो है वो किस वर्ष किया गया था? तो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का गठन जो है वो 1922 में किया गया, और फिर आगे जाके 1927 में भारतीय वाणिज्यिक एवं उद्योग महासंघ का गठन किया गया। तो भारतीय औद्योगिक और वाणिज्यिक कांग्रेस का पूछेगा तब 1920 में, और एक क्वेश्चन पूछा जाता है वो जो फिक्की जिसको हम लोग बोलते हैं, भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ, इसका गठन हुआ था 1927 में। तो यह दोनों आपको ध्यान रखना है। आगे है कि थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी निम्न में से कौन सी है? तो थार के रेगिस्तान की सबसे लंबी नदी जो है वो है लूनी नदी। तो इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, लूनी नदी। लूनी नदी जो है वो राजस्थान के अजमेर जिले के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी के स्थित नागा पर्वत से निकलती है और फिर कच्छ के रण में जाकर विलुप्त हो जाती है। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा मैंगलोरू स्थित मंदिर भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है? अनंत वासुदेव मंदिर। अनंत वासुदेव मंदिर जो है वो उड़ीसा के भुवनेश्वर में है, जो कि विष्णु के अवतार कृष्ण को समर्पित है। फिर है गुंडीचा मंदिर। गुंडीचा मंदिर जो है वो उड़ीसा के पुरी में स्थित है, जो भगवान जगन्नाथ थी उनकी मौसी थी गुंडीचा, उनको समर्पित है। फिर उसके बाद है मुक्तेश्वर मंदिर। मुक्तेश्वर मंदिर जो है वो उड़ीसा में भुवनेश्वर में स्थित है, जो कि भगवान शिव को समर्पित है। और ये जो कादरी मंजूनाथ मंदिर है, ये कर्नाटक के मंगलुरु में स्थित है, जो कि भगवान शिव के एक अवतार को समर्पित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन जो है वो गलत है, आपको यह बताना है। अमाशय से भोजन छोटी आंत में प्रवेश करता है, बिल्कुल सही है। लार में स्लाइवरी लाइपेज नामक एक एंजाइम होता है जो स्टार्च को सरल संकरा में विघटित करता है, ये गलत है। क्योंकि देखिए, लार ग्रंथिया जो ये होता है स्लाइवरी लाइपेज, ये एक्चुअली बसा पाचन शुरू करने के लिए स्रावित करता है, ठीक है। स्टार्च को सरल संकरा में विघटित नहीं करता है, स्टार को सरल संकरा में विघटित करता है एमाइलेज, ठीक है, माइलेज नामक जो एंजाइम होता है वो। तो बी गलत है, ए सही है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो स्वतंत्र अवध वंश की जो नींव है वो सादत खां के द्वारा 1732 में रखा गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सादत खां। संविधान की प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द भारत को पूर्ण राजनीतिक स्वतंत्रता और सर्वोच्च शक्ति वाले देश के रूप में वर्णित करता है? तो यह करता है संप्रभु। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संप्रभु। नेक्स्ट है कि कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण जो है वो निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? देखिए, आप लोग पढ़े होंगे कि कुतुब मीनार जो था उसका नींव तो कुतुबुद्दीन ऐबक के रखा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो सिर्फ और सिर्फ एक मंजिला बनवाया था। उसके बाद फिर इल्तुतमिश आता है और उसको 4 मंजिला बना देता है। फिर जब फिरोज शाह तुगलक का शासनकाल आता है तो उस समय इस पर बिजली गिर जाती है और इसकी चौथी मंजिल जो है वो नष्ट हो जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक जो है वो इस चौथी मंजिली को रिपेयर करता है और साथ ही साथ 5वीं मंजिल तक इसका निर्माण करवा देता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक की अगर बात कीजिएगा तो यह ब्राह्मणों पर जजिया लागू करने वाला पहला मुसलमान शासक था। यह एक नया सिंचाई कर लगाया था। साथ ही साथ 24 कष्टदायक करों को समाप्त करके केवल 4 कर वसूल करने का आदेश दिया था। 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। 300 नए नगरों की स्थापना करवाया। सबसे अधिक दासों की संख्या इसी के टाइम में था। दासों की देखभाल के लिए एक नया विभाग दीवाने बंदगान का भी स्थापना किया, और साथ ही साथ अपनी आत्मकथा फतुहात ए फिरोज शाही की भी रचना किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में इनमें से कौन सा कर जो है वो पेश किया गया था?
तो देखिए, वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत में जीएसटी जो है वो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016 के माध्यम से पेश किया गया था और 2017 में इसको लागू किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जीएसटी वस्तु एवं सेवा कर। नेक्स्ट है कि द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट ए लाइफ लॉन्ग लव अफेयर विथ मोस्ट सटल एंड सॉफ्टिकेटेड गेम नोन टू ह्यूमन काइंड किसके द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो यह पुस्तक जो है वो रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई एक पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रामचंद्र गुहा। आगे है कि हेमोग्लोबिन के कमी के कारण निम्न में से कौन सा रोग होता है। तो हेमोग्लोबिन जो है वो कहाँ पाया जाता है? लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला एक प्रकार का प्रोटीन है जिसके कमी से शरीर में खून की मात्रा घट जाती है और जिससे क्या हो जाता है? एनीमिया रोग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एनीमिया। याद रखिएगा, हेमोग्लोबिन में पाए जाने वाला लौह यौगिक जो है वो हीमेटीन होता है। नेक्स्ट है कि स्वाद संबंधी अभिग्राहक मानव शरीर के किस अंग में होता है। तो हम लोग स्वाद किससे लेते हैं? जीभ से लेते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जीभ से। लेकिन ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जीभ के अग्रभाग से क्या होता है, पश्च भाग से क्या होता है। तो जीभ के अग्रभाग से मीठे स्वाद का पता चलता है, पश्च भाग यानी जो कंठ के निकट वाला भाग होता है उससे कड़वे स्वाद का पता चलता है, और बगल के भाग से खट्टे स्वाद का हमें आभास होता है। भारत के कुछ हिस्सों में किसान अपने ब्लैंक की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। पोला त्योहार एक्चुअली जो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ वाला एरिया है उसमें मनाया जाता है, और इस पोला त्योहार में किसान जो होते हैं वो अपने मवेशियों का मतलब गाय बैल की पूजा करके पोला त्योहार मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन वर्ष 1894 में किया गया था। तो प्रथम ओलंपिक कांग्रेस का आयोजन 1894 में पेरिस में किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, पेरिस। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहला आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ खेला गया। तो 1896 में एथेंस में खेला गया था, यह भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 76 जो है वो किससे संबंधित है। तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात कहता है, जो कि भारत का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और यह इसके प्रयत्न जो है वो उनके पद पे बने रहते हैं। महान्यायवादी से संबंधित एक अनुच्छेद तो आपको याद रखना है, अनुच्छेद 76, और एक अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 यह कहता है कि भारत का महान्यायवादी जो है वो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह किसी भी सदन में अथवा उसकी किसी समितियों में बोल सकता है, लेकिन उसको मत देने का अधिकार जो है वो प्राप्त नहीं होता है। आगे कह रहा है कि आईआईटी खड़गपुर में विकसित हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक निम्न में से किस स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न की एक प्रक्रिया है। तो देखिए, हाइड्रोथर्मल कार्बोनाइजेशन तकनीक को ऊंचे तापमान और दबाव पर जलीय कार्बोनाइजेशन भी कहा जाता है। इस तकनीक के माध्यम से जो भूरा कोयला का निर्माण जो है वो कुछ ही घंटों में कर लिया जाता है, और इस तकनीक के माध्यम से बायोगैस तथा ह्यूमस का निर्माण किया जा सकता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च नमी की सामग्री वाले ठोस अपशिष्ट से। नेक्स्ट है कि रॉबर्ट मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है। तो देखिए, 1909 की बात है जब रॉबर्ट मिल्कन और हार्बर्ट फ्लेयर ने इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश का मान ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया था, जिसे तेल बूंद प्रयोग कहते हैं। इसमें गुरुत्वाकर्षण, विद्युत क्षेत्र, श्यानता, भौतिक पैरामीटर का प्रयोग किया जाता है, लेकिन इसमें स्थिर चुंबकीय क्षेत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे है कि भारत के निम्न राष्ट्रपतियों में से कौन जो है वो केंद्रीय श्रम मंत्री भी रहे हैं। केंद्रीय श्रम मंत्री कौन थे? जब 1952 में प्रथम आम चुनाव हुआ था उसमें पहले श्रम मंत्री कौन बनाए गए थे? वही बारागिरी वेंकट गिरी, यानी कि वीवी गिरी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, वीवी गिरी। वीवी गिरी से याद रखिएगा, यह भारत के तीसरे उपराष्ट्रपति भी थे। उपराष्ट्रपति का इनका टेन्योर था 1967 से लेकर 1969 तक, और उसके बाद यह भारत के चौथे राष्ट्रपति भी रहे हैं 1969 से लेकर 1974 तक। तो यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे है कि पोलियो रोग निम्न में से किस प्रकार के जीव के कारण होता है।
तो पोलियो जो है वो विषाणु के कारण होने वाला बीमारी है। पोलियो हो गया, रेबीज, खसरा, ट्रकोमा, हेपेटाइटिस, मेनिंजाइटिस, चेचक, इन्फ्लुएंजा, ये सब जो है वो विषाणु के कारण होने वाली बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विषाणु। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा राजस्थान राज्य में स्थित एक परिपक्व चरण हड़प्पा स्थल है। तो राजस्थान में कौन स्थित है? कालीबंगन। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। यह राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में स्थित है और यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है और इसका खोज जो है वो अमलानंद घोष के द्वारा 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है कि कंजक्टिवाइटिस मुख्य रूप से किससे संबंधित है? एक्चुअली कंजक्टिवाइटिस को आँख आना कहते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग पिंक आई कहते हैं। ये एक्चुअली आँख से संबंधित एक बीमारी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि आँख। नेक्स्ट है कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय कौन है? तो उनका नाम है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जो है उन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक खेल में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिनव बिंद्रा। अगर पूछ दे कि व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय कौन है, तो वो उनका नाम है नीरज चोपड़ा, जो कि भाला फेंक में जीते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल के द्वारा मापी जाती है? पास्कल एक्चुअली दाब का एसआई मात्रक है, आप लोग पढ़े होंगे, जिसको कि न्यूटन प्रति वर्ग मीटर कहा जाता है। और दाब का एक अन्य मात्रक क्या है? टोर है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टोर। आगे है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य राष्ट्रीय महत्व और ऐतिहासिक हितों से संबंधित हर स्मारक स्थान और वस्तु का संरक्षण करने के लिए बाध्यकारी है? तो यह कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत है? यह जो है वो अनुच्छेद 49 के अंतर्गत है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 49। और अनुच्छेद की अगर बात करते हैं तो अनुच्छेद 46 किससे संबंधित है? अनुच्छेद 46 जो है वो SC ST और अन्य दुर्लभ वर्गों के शिक्षा और अर्थ संबंधित हितों की अभिवृद्धि से संबंधित है। अनुच्छेद 47 जो है वो यह कहता है कि पोषाहार स्तर, जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य का सुधार करने के लिए राज्य का कर्तव्य है। और अनुच्छेद 48 कहता है कृषि एवं पशुपालन का संगठन। नेक्स्ट है, प्रोजेक्ट एलिफेंट भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था? तो प्रोजेक्ट एलिफेंट अगर पूछे तो वो कब शुरू किया गया था? 1992 में शुरू किया गया था। और अगर प्रोजेक्ट टाइगर पूछे तो वो 1973 में शुरू किया गया था, ठीक है। तो इस यहाँ एलिफेंट पूछ रहा है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 1992। याद रखिएगा, सर्वाधिक हाथी जो है वो कहाँ पाया जाता है? कर्नाटक में पाया जाता है। गंधार कला शैली निम्न में से किस यूरोपीय देश की कला से प्रभावित थी? तो गंधार कला शैली जो था वो यूनानी तथा एक रोमन कला था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, यूनान। याद रखिएगा, इस कला के अंतर्गत सर्वप्रथम जो है वो बुद्ध की मूर्ति जो है वो बनाई गई थी। 15 अगस्त 1947 की आधी रात को जवाहरलाल नेहरू ने संसद को संबोधित किया था। उनके बाद संबोधित करने वाले वक्ता निम्न में से कौन से थे? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जब लागू हुआ तो भारत जो देश है वो 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया था। और उसी दिन 12 बजे रात को भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इंडिया गेट के पास प्रिंसेस पार्क एक था, उसमें राष्ट्रीय झंडा फहराया था। और उसके बाद देश को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि कई साल पहले हमने भाग्य को बदलने का प्रयास किया था और अब वो समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा से मुक्त हो जाएंगे। फिर इसके बाद उन्होंने कहकर अपना भाषण जो है वो खत्म किया था। और इनके बाद फिर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो देश को संबोधित किए थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ई, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा बांध जो है वो झारखंड में स्थित है? तो यहाँ बात करते हैं कौन सा बांध जो है वो, तो मैथौन बांध जो है वो दामोदर नदी की सहायक नदी है, एक बराकर नदी, और यही बराकर नदी पर ये मैथौन बांध स्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि आइंस्टीनियम तत्व का परमाणु क्रमांक क्या होता है? देखिए, टोटल कितना अभी तक नोन है? 118। इसमें से एक तत्व का नाम जो है वो आइंस्टीन के नाम पे रखा गया था, और वही आइंस्टीन के नाम पे क्या रखा गया है? आइंस्टीनियम। और यही आइंस्टीनियम जो है वो इसका एटॉमिक नंबर कितना है? 99। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से किसे भारत रत्न नहीं मिला है, यह आपसे पूछ रहा है। नेशनल मंडेला, हाँ, इनको भारत रत्न मिला है। मदर टेरेसा को भी मिला है। खान अब्दुल गफ्फार खान को भी मिला है। बलदेव सिंह, नहीं, बलदेव सिंह जो भारत के प्रथम रक्षा मंत्री थे,
इनको भारत रत्न नहीं मिला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि बलदेव सिंह। नेक्स्ट है पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन है। एक्चुअली पुलित्जर पुरस्कार जो है वो पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है और यह पत्रकारिता के क्षेत्र में इसको विश्व का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार भी जो है वो माना जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले जो पहले भारतीय हैं उनका नाम है गोविंद बिहारी लाल, जिनको कि 1937 में पुलित्जर पुरस्कार से नवाजा गया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। आगे है कि भांड पाथेर रंगमंच मुख्य रूप से भारत के निम्न में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की परंपरा है। तो यह जो है वो जम्मू कश्मीर की लोक कला है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट है भारत में पेंटिंग के संदर्भ में निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, यह आपको बताना है। ठीक है, सौरा पेंटिंग उड़ीसा सुमेलित है, फंड पेंटिंग राजस्थान सुमेलित है, बाघ पेंटिंग मध्य प्रदेश सुमेलित है, गुलेर पेंटिंग कर्नाटक, ये गलत है। गुलेर पेंटिंग का संबंध जो है वो हिमाचल प्रदेश से है, ना कि कर्नाटक से है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सा जो है वो बांग्लादेश का एक बंदरगाह है। तो बांग्लादेश का यहाँ पे बंदरगाह कौन है, चटगांव बंदरगाह, जो कि बांग्लादेश के कर्णफूली नदी पर अवस्थित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि चटगांव बंदरगाह। 17वीं शताब्दी में किसने भारत में गुरिल्ला युद्ध की अवधारणा को लागू किया था। तो ये मराठा शासक छत्रपति शिवाजी के द्वारा किया गया था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए शिवाजी। शिवाजी से याद रखिएगा, ये मराठा साम्राज्य के संस्थापक थे। इनके गुरु का नाम था कोंडदेव और शिवाजी को राजा की उपाधि जो है वो औरंगजेब के द्वारा दिया गया था। और शिवाजी से एक संधि याद रखिएगा, पुरंदर की संधि, जो कि 1665 में हुआ था महाराजा जय सिंह और शिवाजी के बीच। आगे है स्मृति मंधाना एक हैं। तो स्मृति मंधाना की अगर बात कीजिएगा तो ये बाएं हाथ की बल्लेबाज हैं और दाएं हाथ की गेंदबाज हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अवधि के दौरान मोरारजी देसाई भारत के उप प्रधानमंत्री रहे थे। देखिए, मोरारजी देसाई जो है वो भारत के उप प्रधानमंत्री कब रहे थे, जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बनी थी तो मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री बनाया गया था। ठीक है, और फिर बाद में मोरारजी देसाई जो है वो प्रधानमंत्री भी बनते हैं। तो ये यहाँ आपसे पूछ रहा है कि भारत के उप प्रधानमंत्री कब थे। तो भारत के उप प्रधानमंत्री थे ये 1969 से लेकर 1967 से लेकर 69 तक। अगर आपसे पूछ दे प्रधानमंत्री कब थे, तो ये प्रधानमंत्री थे 1977 से लेकर 79 तक। याद रखिएगा, मोरारजी देसाई जो थे वो प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री थे और प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले भी प्रथम प्रधानमंत्री थे। साथ ही साथ यह एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जिनको भारत के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न और पाकिस्तान के सर्वोच्च सम्मान निशाने पाकिस्तान से भी सम्मानित किया गया था। निम्न में से किस भारतीय राज्य की सीमाएं उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाओं से स्पर्श करती है। पहले तो आपको यही ध्यान रखना है कि बांग्लादेश से सीमा साझा करने वाले कितने राज्य हैं, 5 राज्य हैं। कौन कौन सा राज्य है वो, एक है त्रिपुरा, फिर है मिजोरम, फिर है आसाम, उसके बाद है मेघालय और उसके बाद है पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल। यहाँ आपसे पूछ रहा है उत्तर, दक्षिण और पश्चिम में बांग्लादेश की सीमाएं स्पर्श करता है, तो वो करता है कौन, त्रिपुरा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि त्रिपुरा। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित है। तो डेजर्ट कूलर का शीतलन जो है वो एवोपरेटिंग कूलिंग पर आधारित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मध्ययुगीन यात्री मार्को पोलो निम्न में से कहाँ से आया था। तो मार्को पोलो जो था वो इटली देश के वेनिस शहर का निवासी था, जो कि केरल के कायल बंदरगाह का उल्लेख किया था और साथ ही साथ अपने यात्रा वृत्तांत में काकतीय वंश की राजकुमारी जो थी रुद्रमा देवी, उसका भी वर्णन किया था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली देश के वेनिस शहर का निवासी था। पेनाल्टी कॉर्नर शब्द जो है वो निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, पेनाल्टी कॉर्नर हो गया, पेनाल्टी स्ट्रोक हो गया, साइडलाइन हो गया, रेफरी हो गया, टाई ब्रेकर हो गया, अंडर कटिंग हो गया, सेंटर फॉरवर्ड हो गया, यह सब जो है वो हॉकी से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि किससे संबंधित है, हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट है कि इजरायल प्रौद्योगिकी संस्थान ने भारतीय गणितज्ञ के नाम से एक अवधारणा विकसित किया है। तो किस भारतीय गणितज्ञ के नाम से किया है, उनका नाम है श्रीनिवास रामानुजम अंगेकर यानी रामानुजम के नाम से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है कि ईंटों और काले संगमरमर से बनी कदम रसूल मस्जिद जो है वो कहाँ स्थित है।
तो यह कहाँ स्थित है? यह गौर में स्थित है। गौर एक्चुअली पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में बांग्लादेश और भारत की सीमा पर अवस्थित एक कस्बा है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि गौर। नेक्स्ट है कि निम्न चोटियों में से कौन सी नेपाल हिमालय क्षेत्र में स्थित नहीं है? तो माउंट एवरेस्ट है ही, अन्नपूर्णा है ही, लोहतसे है ही, कामेट नहीं है। कामेट पर्वत एक्चुअली भारत के उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मानव शरीर में सबसे लंबी मांसपेशी का नाम क्या है? तो सबसे लंबी मांसपेशी का नाम है ऑस्ट्रियस मांसपेशी, और सबसे छोटी तो अस्पीडियस होगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने ब्लैंक में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम में पूर्व पद में रूप में एमजी जोड़ा था। तो देखिए पहले क्या था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, फिर इसको महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया, मतलब मनरेगा कर दिया गया नरेगा से। देखिए नरेगा की अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, NREGA था नरेगा। इसकी शुरुआत किया गया था 2 अक्टूबर 2005 को। फिर 2 अक्टूबर 2009 को इसमें एमजी शब्द जोड़ दिया गया, महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम कर दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 2009 में। नेक्स्ट है कि भारत के संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद जो है वो 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों की मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा से संबंध रखता है? तो यह जो है वो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 21A। अनुच्छेद 21 ये कहता है, मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है, और इसमें इसको जो है वो 66वां संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया था। और इसी में यह प्रावधान किया गया था कि राज्य जो है वो 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसे कि राज्य विधि द्वारा निर्धारित करे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करेगा। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, 21 है। ध्यान रखिएगा यह प्रावधान जो है वो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट है कि वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ अपने सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापस किए थे? तो किस दिन प्रवासी दिवस मनाया जाता है? 9 जनवरी को मनाया जाता है। तो 9 जनवरी 1915 को ही महात्मा गांधी जी लौटे थे। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जनवरी। आगे है कि निम्न में से कौन जो है वो वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से संबंधित था? गौतम नहीं, गौतम जो है वो न्याय सिद्धांत से संबंधित है। जैमिनी, जैमिनी की अगर बात करते हैं तो ये पूर्व मीमांसा से संबंधित है, तो ये भी नहीं। पतंजलि नहीं, ये योग से संबंधित है। यहाँ पूछ रहा है वैशेषिक दर्शन सिद्धांत से कौन संबंधित है, तो वो कनाद संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है कि मुंबई शेयर बाजार की स्थापना कब हुई थी? मुंबई शेयर बाजार, जिसको कि हम लोग बम्बई स्टॉक एक्सचेंज कहते हैं, जो कि एशिया का पहला शेयर बाजार है, इसकी स्थापना 1875 में हुआ था। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1875 में। नेक्स्ट है कि फेमटो का अर्थ है 10 की घात। तो कितने 10 की घात? तो 10⁻⁻15 को फेमटो कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 10⁻⁻15 को फेमटो कहा जाता है। क्लियर है? आगे क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किसका प्रयोग हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक के लिए किया जाता है? तो हल्के लेकिन मजबूत प्लास्टिक के लिए उपयोग किया जाता है पीवीसी का, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का। आगे है कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूल संविधान की अगर बात कीजिएगा तो 8 अनुसूचियां हैं, लेकिन फिर बाद में अलग अलग संविधान संशोधनों के द्वारा 4 और अनुसूचियों को शामिल किया गया है। तो अभी फिलहाल टोटल अनुसूचियों की संख्या जो है वो हो गई है 12। देखिए मूल संविधान में कितना अनुसूची? 8 अनुसूची। 9वां अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 के द्वारा जोड़ा गया। 10वां अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया, जो कि दल बदल से संबंधित था। 11वां अनुसूची ये 73वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, पंचायती राज से संबंधित था। 12वां अनुसूची ये 74वां संविधान संशोधन 1993 के द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कि स्थानीय स्वशासन की बात कही गई है। नेक्स्ट है कि अफगानिस्तान सार्क में किस बार शामिल हुआ? ठीक है, सार्क का मतलब होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन, जिसकी स्थापना 1985 में किया गया था। फिर जाके 2007 में सार्क का जो 14वां शिखर सम्मेलन होता है उसमें अफगानिस्तान जो है वो इसका 8वां सदस्य बनता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 2007।
नेक्स्ट है कि पृथ्वी की सबसे पतली परत है। देखिए सबसे मोटी परत कौन सा है, आवरण, और सबसे पतली परत कौन है, क्रस्ट, जिसको भूपर्पट्टी कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे है कि भारत के लिए आर्थिक विकास के लिए एक योजना, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट फॉर इंडिया, जिसे 1944 में भारत के प्रमुख पूंजीपतियों के एक व्यापक प्रतिनिधि समूह द्वारा तैयार किया गया है, वो लोकप्रिय रूप से किस योजना के नाम से जाना जाता है। तो इसको बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है या फिर टाटा बिरला प्लान के नाम से जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, बम्बई प्लान के नाम से इसको जाना जाता है। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 94 कि महासागरीय ऊर्जा रूपांतरण के संदर्भ में ओटीईसी में टी का उपयोग किसके लिए होता है। ओटीईसी का मतलब होता है ओशियन थर्मल एनर्जी कंजर्वेशन, जिसको कि हम लोग कहते हैं महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टी का मतलब यहाँ थर्मल होता है। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि अष्ट महास्थान का तात्पर्य बुद्ध के जीवन से जुड़े 8 महत्वपूर्ण स्थानों से है, निम्न में से कौन सा स्थल उनमें से एक नहीं है। देखिए 8 में कौन कौन आता है, लुम्बिनी जहाँ की बुद्ध का जन्म स्थान था, बोध गया जहाँ की उनको ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तीसरा है सारनाथ जहाँ की वो प्रथम उपदेश दिए थे, फिर है कुशीनगर जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, फिर है कौशल जहाँ की सर्वाधिक उपदेश दिए थे, फिर है एक राजगृह जहाँ बौद्ध धर्म का केंद्र है, फिर है वैशाली जहाँ की मृत्यु से पहले उनका अंतिम वास हुआ था, और एक है संकिसा जो कि बुद्ध की यात्रा का एक पवित्र स्थान माना जाता है। तो यहाँ कौन नहीं है या पूछ रहा है, तो रायगढ़ जो है वो नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद 5 जो है वो इसमें मैथ्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, जिसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में हम अटैच कर दिए हैं। ठीक है, ये देखिए उसका सॉल्यूशन जो है वो पीडीएफ के लास्ट में अटैच है। साथ ही साथ इस पीडीएफ का सब क्वेश्चंस का आंसर भी जो है वो इस पीडीएफ में अटैच्ड है। पीडीएफ के लिए मैं आप लोगों को बता ही चुका हूँ। पीडीएफ के लिए आप वीडियो के दिए गए डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम में जाकर सर्च कर ले सकते हैं आप पढ़ेगा इंडिया, वहाँ जो ग्रुप आएगा वहाँ इसको जाके ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ इसका पीडीएफ जो है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ यह प्रैक्टिस सेट अगर आपको डेली बेस पे चाहिए तो भी आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि हाँ इसको कंटिन्यू करना है। यह वीडियो पसंद आ रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।